नमस्कार। न्यूज हाट के इस खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अश्विनी सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। वहीं हमारी दूसरी तरफ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर जी। सागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आज के इस एपिसोड में बात होगी फर्जी डिग्री की। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कभी कोई और, बिहार में देखे तो सम्राट चौधरी तो कभी हरिभूषण ठाकुर बचौल। इन फर्जी डिग्री का जो विवाद है, इसमें एक और नाम इस कड़ी में जुड़ गया है। वो है बिहार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी का नाम। अशोक चौधरी पर आज फिर से फर्जी डिग्री को लेकर सवाल उठ गया है। उन्होंने जो प्रोफेसर की उनकी जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर सवाल उठ गया और सवाल उठाने वाले हैं राजद के एमएलसी सुनील सिंह। क्या है यह पूरा मामला और क्या अशोक चौधरी की डिग्री वाकई में फर्जी है और उनकी जो प्रक्रिया है वो क्या वास्तव में पारदर्शी है या नियम के विरुद्ध है, इस पर विशेष बात होगी। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमित शाह के बंगाल दौरे की। देखिए, बंगाल भाजपा के लिए लंबे समय से चुनौती रहा है। पिछली बार भी बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी भाजपा बंगाल फतेह नहीं कर पाई थी। इस बार अमित शाह वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। बंगाल की जो अंदरूनी फूट है भाजपा में, उसको समेट पाएंगे अमित शाह? क्या बंगाल में भाजपा का जो परचम है वो लहराएगा? इस पर बात होगी। और अंत में बात करेंगे रामेश्वर महतो की। देखिए, इससे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने आपको बताया था कि रामेश्वर महतो वापसी मतलब हो गई है, उनका पैचअप हो गया है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। क्योंकि सदन में जब वो बोल रहे थे तो अपने नेता का नाम बार बार ले रहे थे और उनको उनका आभार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आज जब उनसे सवाल किया गया तो इस सवाल से बचते नजर आए। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इन सब पर विस्तार से बात होगी। और सबसे पहले हम चलेंगे अजय सर के पास और अजय सर से जानना चाहेंगे ये फर्जी डिग्री को लेकर। सर, अशोक चौधरी पर फिर से फर्जी डिग्री और उनकी नियुक्ति जो हुई है प्रोफेसर पे, इसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया गया है। फिर से अशोक चौधरी कहें तो एक बार सवाल के घेरे में आ गए हैं। देखिए, अशोक चौधरी की डिग्री फर्जी है या नकली, यह तो जांच का विषय है। हालांकि जिस समय पहली बार जो है इनकी नियुक्ति पर नहीं हुई, इस पर जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ही जवाब दिया था। कहा था कि इनकी डिग्री में कहीं न कहीं कुछ लेकिन परंतु, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं है ना। पॉलिटिकल साइंस में है, लेक्चरर पढ़े हैं अभी पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो ये उसी समय सवाल उठा, लेकिन बाद में जो है इनकी डिग्री को वैध करार दे दिया गया और इनकी नियुक्ति हो गई। इन्होंने पदभार भी संभाल लिया प्रोफेसर का। इन्होंने कहा था, बड़ा मजे की बात, कि कोई जो है प्रोफेसर बन के मंत्री बनता है, हम तो मंत्री बन के तब प्रोफेसर बने। बड़ा चुटीला जवाब इन्होंने दिया था, खुशी जाहिर करके। अब उसी जवाब में तो वो फंसते नजर आए। हाँ, लेकिन आज जो है विधान परिषद में राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने इनको लपेट लिया और कहा कि अशोक कुमार और अशोक चौधरी कौन है, इसका पर्दाफाश हम कर दें। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में काला। एक सवाल है सर मेरा, अगर दाल में काला है तो सुनील सिंह ये धमकी क्यों दे रहे हैं? बताते हैं। वो तो कार्रवाई का मतलब कार्रवाई की मांग कर सकते थे सीधे सीधे, या ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपसे रंजिश है, वो खुन्नस निकाल रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच ये बात नहीं है। देखिए, सदन में वह बोल रहे हैं सुनील सिंह और कह रहे हैं कि अशोक कुमार और अशोक चौधरी का क्या है खेल, कहिए तो हम इसका पर्दाफाश कर दें। ठीक, तो अशोक चौधरी ने भी तो वही चुनौती दे दिया कि अगर मेरी डिग्री फर्जी निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, है ना, एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसी पर बवाल हुआ। अब इनकी डिग्री फर्जी है या नकली है ना, असली है। ये तो या असली, ये तो जांच का विषय बनता है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री ने सवाल उठा दिया था, उसी समय से इनकी डिग्री को लेकर है ना संदेह उत्पन्न किया जा रहा है। अब जब सुनील सिंह ने बोला तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि वह जो है इसका राजपास करें। क्या या तो क्या अशोक चौधरी सही है
या सुनील या सुनील सिंह से ही। सदन को इसकी जानकारी चाहिए। हालांकि तमाम कार्यवाही जो हुई, तू मैं हंगामा जो हुआ इसको लेकर, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया, लेकिन मामला बहुत संगीन है। और ऐसा एक ही बात नहीं, यही खाली नहीं, इससे पहले भी लोगों पर आरोप लगा। सम्राट चौधरी की डिग्री पर आरोप लग गया, डिलीट की डिग्री है, वह भी कौन लगाया? आज जो इनके साथ है, आज जिनके साथ है सम्राट चौधरी, उन्होंने ही आरोप लगाया। हाँ, उस समय जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कि इनकी डिलीट की डिग्री ही संदेहास्पद है, फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हरिभूषण ठाकुर बचौल की डिग्री पर भी सवाल जो है, वो कहा था कि महिला कॉलेज से इन्होंने जो है डिग्री ले लिया, पुरुष है ये, एक महिला कॉलेज से डिग्री ले लिया। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था उस समय, ये जो है लिपिकीय गलती है, इसमें मेरा क्या दोष है, लेकिन डिग्री मेरी सही है। तो उनके डिग्री पर भी सवाल उठा था। और सम्राट चौधरी की डिग्री पर और उम्र पर तो सवाल उठा दिए थे पीके प्रशांत किशोर ने भी। लेकिन एक सवाल तो यह भी है, चुनाव के वक्त उन्होंने उछाला, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर अभी जब इनकी नियुक्ति हो गई प्रोफेसर पद पर और इनकी डिग्री पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, फर्जी है कि नकली है वो हम नहीं कह सकते, वो तो जांच का विषय है। तो सवाल खड़ा किया जा रहा है, अब तो सदन में भी सवाल उठने लगा। तो इस पर पीके क्यों मौन है? अब क्यों नहीं इस पर जो है मुखर हो रहे हैं? सागर जी, मंत्री रहते हुए उन्होंने मतलब उनकी नियुक्ति हो गई, इसको लेकर एक सवाल उठ रहा है। और जो सुनील सिंह ने जो आरोप लगाया कि जो इनकी डिग्री फर्जी आप कहिए तो हम ये मतलब पूरा खोल के रख दे या बता दें, तो फिर अगर सुनील सिंह को लगता है कि इनकी डिग्री फर्जी है तो ये इतने दिन से ये चुप क्यों है? और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि अशोक चौधरी का जो ये डिग्री है, ये मामला वास्तव में फर्जीवाड़े का है या फिर कुछ और है, या आपसी रंजिश? देखिए, जो पूरा मामला है वो आपसी, आप देखिए कि पहले भी किस प्रकार से दोनों नेता आपस में भिड़ चुके थे सदन में, और सर ने जिस प्रकार से बताया कि अशोक चौधरी ने ज्वाइन करते हुए कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो पहले प्रोफेसर बन जाते हैं तब मंत्री बनते हैं, नेता बनते हैं, लेकिन हम तो नेता बनने के बाद बने हैं। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे। देखिए, जब वो ज्वाइन करके आए थे ना, तो हम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड मिले, बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम कोई चीज की कमी तो है नहीं, हम प्रोफेसर इसलिए बने हैं कि हमारे पिताजी का सपना था कि हम प्रोफेसर बने, ठीक है। तो वो एक भावनात्मक रूप से वो कहे, और उन्होंने बकायदे, इतने खुश थे वो बकायदे दिखा रहे थे कि देखिए हम सिलेबस मंगाए हैं, मंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, सिलेबस मंगाए हैं, रिसर्च करेंगे और बच्चों को पढ़ाने भी जाएंगे। लेकिन एक चीज रोके जी, अगर किसी सामान्य आदमी का जो डिग्री हो, की जो डिग्री हो यूनिवर्सिटी से मिली हो, उसमें अगर उसके नाम में अंतर होता है तो क्या इसकी मान्यता देगा सरकार? देगी, ठीक है सर। शिक्षा संस्थान देगा, ठीक है सर। लेकिन आप बताइए कि कौन से ऑथेंटिक सूचना या जानकारी या कोई सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके नाम में अंतर है? कोई नहीं। शिक्षा मंत्री भी यही सवाल उठाए थे कि इनके नहीं, शिक्षा मंत्री ने ये नहीं कहा था, एक्चुअल में ये शब्द उनके नहीं थे। उन्होंने कहा था कि उसमें क्या दिक्कत है, हम देखेंगे। हाँ, ये नहीं कहा था कि क्या गड़बड़ी है। उन्होंने कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर टेक्निकल एस्पेक्ट बताई थी उन्होंने। ये सर शुरुआत हुआ दिल्ली के कुछ इंग्लिश के जो ये है अखबार है, उन्होंने पहले वो मामला प्रकाशित किया और फिर वहां से फिर ये बिहार में आया। इसका स्पष्टीकरण अशोक चौधरी को देना चाहिए था ना। स्पष्टीकरण सर देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए। अशोक चौधरी में क्यों अंतर? सवाल तो सर उठेगा ना सागर जी कि जिस सरकार में आप हैं और उसके बाद 58 वर्ष की उम्र में नियुक्ति किया गया, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा इस पे। बिल्कुल सवाल उठाएगा और उठना भी चाहिए, लेकिन सवाल उठाना चाहिए, उसका नियम होता है ना सोनी जी। जब सदन में आप बोल रहे हैं, ऐसे मीडिया को आगे कुछ भी बोलते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सदन में सवाल जब का जवाब मंत्री, प्रभारी मंत्री के तौर पे, सहकारिता विभाग का वो सवाल था, प्रभारी मंत्री के तौर पे वो जवाब दे रहे थे, तो उसमें वो कुछ ऐसा बोले, उस पर लपक के सुनील सिंह बोल दिए कि भाई डिग्री वाला, आपका डिग्री के बारे में हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो इसका नियम होता है, अगर आप सदन में किसी भी सदस्य पर अगर आप आरोप लगाना चाहते हैं तो उसका बकायदे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो साक्ष्य जो है देना पड़ता है, और वो भी सभापति को देना पड़ता है। डायरेक्ट आप उठ के बोल दिए, उसको कार्रवाई से हटा दिया गया,
ये नियम नहीं है इस तरीके का। उन्होंने बाद में बाहर निकले तो भ्रष्टाचार पर भी बड़ा आरोप लगा लिया, बहुत तरह के मंत्री पर, विधायक पर, नेताओं पर आरोप तो लगते रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो नियम संगत होना चाहिए उसको अगर सुनील सिंह करते तो अच्छा, कार्रवाई भी होती, सरकार भी फंसती। अभी ही कर दे, अभी बिल्कुल, ही कर दे, अगर बिल्कुल। उनके पास तथ्य है, मेरा सवाल डॉक्यूमेंट है तो मेरा कल लाके जमा कर दे। मेरा यही सवाल था ना कि फिर ये धमकी क्यों? अगर आपको हाँ, पता था कि इस तरह की हाँ, फर्जीवाड़ी हो रही है तो आप अगर चुप हैं तो ये भी तो एक अपराध है ना। यही बताते हैं। सुनील सिंह एक मामला उठाए थे सर, अभी सहकारिता में ही पैक्स का जो पैक्स का पैक्स वाले मामला जो था। देखते हैं, तो वो एक मामला उठाए थे कि अधिकारियों ने ये लेटर लिखा है विभाग को कि घूस मांगा जाता है धान लेने बेचने के लिए, मतलब ये प्रॉपर लेटर है। तो इस पर आश्चर्य हो गया, पूरा सदन आश्चर्य हो गया, सभापति भी आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तो बोले कि हाँ प्रूफ है। तो जो हम मंगा देते हैं, तुरंत प्रूफ था, मंगा के तुरंत दे भी दिए। तो जब वो प्रूफ आप मंगा सकते हैं तो अशोक चौधरी वाला प्रूफ देने में क्यों परेशान? बिल्कुल। जब बाहर निकले तो मैंने ही ये सवाल उनसे उठाया कि आप क्या इस मामले को लेकर, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, हम पूछे उनसे, मेरा सवाल है कि क्या आपके पास सही में कुछ प्रूफ है? तो बोले हाँ बिल्कुल है। तो हम कहे दिखाइएगा। तो बोले कि मामला जब आगे बढ़ेगा और हमसे मांगा जाएगा, जब मांगा तब हम जाएगा तब दिखाएंगे। देंगे सदन को। अब देखिए, तो सदन ने तो इसको कार्रवाई से ही हटा हाँ, दिया कार्रवाई से ताकि हटा यह दिया। मामला आगे नहीं रहे। हाँ, नहीं तो इससे तो ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ना कि उनकी जो आपसी बहस हुई थी हम्म। इस आधार पे उन्होंने इस तरह का बयान दिया और हाँ। सदन में मतलब इस तरह का आरोप लगाया उनपे। हाँ, क्योंकि नहीं, सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए इस तरह की घटना है हम्म। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आपसे मांगेगा कौन? आप सीधे सीधे पुलिस के पास जाते। अरे पुलिस से पहले तो आप सभापति आपके बिल्कुल। जो है, नहीं वो तो पहले सदन में देना चाहिए। हाँ। लेकिन हाँ अभी भी अड़ी है हाँ। कि अगर जब जरूरत पड़ेगा और बड़ा आरोप और लगा दिए बाहर निकल के कि भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति जमा किए हैं अशोक चौधरी। सब तो देखिए आगे- ये जो सवाल है, इस तरह का तो आरोप लगते रहता है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर लगाया और वो पीछे हट गए, तो इस तरह का आरोप तो लगते रहता है। और जिसको भी अगर इस तरह का लगता है तो वो सीधी सी बात है, हाँ, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे तो और उस आधार पे जो है सो वो घेरे। सरकार को विपक्ष का जो काम है वो काम होता है। फिलहाल जो ये डिग्री वाला मामला है वो एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और इस पे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो आगे जो भी अपडेट रहेगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और हम आप तक वो पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर, बंगाल की ओर थोड़ा रुख करते हैं। बंगाल में चूंकि सागर जी 10 दिन तक बिता के आए हैं, 10 दिन से अधिक वहां बिताया उस समय उन्होंने, और बहुत हिस्सों में उन्होंने घूमा भी है और लोगों की राय भी ली है, तो इन तक भी हम आएंगे। लेकिन पहले आपसे समझ लेते सर, अमित शाह लगातार बंगाल में खूंटा गाड़ रहे हैं। क्या लगता है कि जो आपसी फूट है बंगाल भाजपा में, क्योंकि गुटबंदी बहुत ज्यादा सामने आ रही है, आप दिलीप घोष को लेके देखें, शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों की जो जगजाहिर है, मनमुटाव दोनों के बीच का जो जगजाहिर है, तो अमित शाह इस चीज को संभाल पाएंगे? देखिए सुनील जी, बिहार भाजपा में कितनी गुटबंदी? बंगाल में तो 2 ही गुट है, दिलीप घोष का और शुभेंदु अधिकारी का। तो बिहार में कितना गुट था? चुनाव से पहले की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले तो छोड़ दीजिए, कितना गुट था? सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नित्यानंद राय, था ना? बिल्कुल। यहाँ गुट। और लेकिन जब चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय क्या हुआ? गुटबंदियों के बीच ही भाजपा जो सबसे बड़ा दल बनकर उभर गई। तो गुटबंदी को यह नहीं कहा जा सकता कि गुटबंदी है इसलिए भाजपा वहां हार जाएगी, भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती, इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। इसका उदाहरण हमने दे दिया बिहार को। लेकिन जिस तरह से अमित शाह अब आए, पहले प्रधानमंत्री है, सिंगूर में 840 करोड़ का जो है वहां परियोजनाओं का उन्होंने जो है उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, बहुत तरह की, और 3 गो तो ट्रेन भी दे दिया, सुपर ट्रेन, अमृत भारत। तो इस तरह की जो बात उन्होंने वहां घोषणा प्रधानमंत्री ने की, अब वहां अमित शाह गए, अमित शाह भी हुंकार भरे हैं। तो देखना है कि ममता बनर्जी को ये लोग कितना शिकस्त दे पाते हैं। हालांकि ममता बनर्जी का आधार है, नकारा नहीं जा सकता, और वह आधार जिस वजह से हो, भय से हो, क्या कहता सरकार के कामकाज से हो, इसमें हमको उसके विवेचन में नहीं जाना। लेकिन ममता बनर्जी का आधार है, फिर भी वह भयभीत है। उसका भय जो है ममता बनर्जी का साफ दिखाई पड़ता है।
SIR पर आप SIR तो करवाया, बिहार में भी करवाया गया। अगर कांग्रेस नहीं यहाँ हाय तौबा मचाती, राहुल गांधी नहीं यहाँ हाय तौबा मचाते, तो तेजस्वी यादव इतने आक्रामक नहीं होते, और इतने आक्रामक नहीं होते तो राजद की यह दुर्गति भी नहीं हाँ, यह दुर्गति भी नहीं होती, बिल्कुल, है ना। तो ममता बनर्जी ने जिस तरह की भूमिका निभाई, खास करके SIR के मामले पर, पहले भी होता था मतदाता सूची का पुनरीक्षण, इस बार गहन पुनरीक्षण हो रहा है। तो जो आरोप ममता बनर्जी पर लगता है घुसपैठियों का संरक्षण देती है, वह आरोप तो कहीं न कहीं उसके ही कदम से साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां उसने क्या कहा, ममता बनर्जी कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में बोलने की अनुमति दे दी गई, ठीक, ये तो दिया, किसी को भी दिया जाता है जिसको भी लॉ की डिग्री होगी, तो दे दी गई। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि हम इस जो है चुनाव आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और यह भी कहा कि ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए जो चुनाव आयोग कार्यों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, उन्होंने DGP को नोटिस भी ये किया DGP था। को नोटिस भी भेज दी। तो ये जो है कहीं न कहीं जो है यह कदम ममता बनर्जी के लिए ही जो है उल्टा पड़ गया ना। तो आखिर ये जो घटना है, यह घटना वह कहीं न कहीं बताता है कि ममता बनर्जी को कहीं भय है कि कहीं बिहार में सत्ता उलट गई तो मेरी भी सत्ता SIR की वजह से ना उलट जाए, है ना। फर्जी वोटरों का नाम काटा गया, क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी सूची लेकर ही गई, इसमें जेन्युइन लोगों का नाम, यहाँ से भी लोग गए थे कि 50 लाख लोगों का नाम काट दिया गया बिहार से भी। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या उन लोगों नाम को हटा दिया, फिर से उसको जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट, है जोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी जांच करने का निर्देश आयोग को दे दिया, अधिकारियों को दे दिया। तो देखिए ममता बनर्जी कहीं न कहीं भयभीत है, जनाधार होते हुए भी भयभीत है। वही इसी में हम जोड़ देते हैं एक चीज, सर में ही ऐड कर देते हैं कि देखिए पिछले बार 2021 में जब बंगाल में चुनाव हुआ, तो ठीक है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से ममता बनर्जी चुनकर आई, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीट हैं, आंकड़ों को अगर आप देखिए सोनी जी, तो जीत हार का आंकड़ा 5,000 से 10,000 तक ही रहा। और जो अभी SIR में जो नाम कट रहा है, अगर उसको विधानसभा वाइज डिवाइड कर दीजिएगा, तो हर विधानसभा में 10,000, 12,000, 8,000, 15,000 वोट कट रहे हैं। और यही डर ममता बनर्जी को जो है सता रहा है कि कहीं वो मेरे अगर वोटर हुए तब तो मेरा कहानी गोल हो जाएगा। इसमें एक रोकेंगे हम आपको। आपने कहा कि जो मार्जिन जो है सो बहुत कम रहा, तो थोड़ा बिहार की ओर चले आते हैं। पिछले बार बिहार में भी जो मार्जिन रहा था RJD के सीटों का, ज्यादातर सीटों का 200, 500, 1000, 5000 इसी तरह के वोट का रहा था ना, लेकिन वो तो घट के 30-35 पे आ गई। इस हिसाब से तो RJD को इस बार सत्ता में आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। अब आए SIR पे नाम कटने के बाद। तो महाराष्ट्र के ही भाजपा के ही नेता ने कहा था कि वहां ऐसे कई सीट है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वोट जो है सो भाजपा के कटे। तो SIR के मुद्दे को भुना के भरा था। भाजपा कहाँ कर रही है, हम SIR के बल पर जीत कहाँ कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी को है ना, है तो ममता बनर्जी को है। नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अमित शाह जिस हिसाब से वहां जा रहे हैं, और बंगाल के भाजपा में भयानक गुटबंदी है, ये आपने देखा है एकदम। और सर ने जैसा कह दिया कि जो बिहार में 3 गुट का आपने देखा कि कई सारे गुट है। तो मैं बिहार और बंगाल के बीच का थोड़ा सा अंतर समझा दूं कि बिहार के जो लोग होते हैं और बंगाल के जो लोग होते हैं ना, तो दोनों के सेंटिमेंट में बहुत ज्यादा और ईगो का बहुत ज्यादा का अंतर होता है। तो बिहार के गुटबंदी को बंगाल की गुटबंदी से जोड़ के नहीं देख सकते। वहाँ बंगाली नॉन बंगाली का भी मुद्दा है, बिल्कुल एकदम है। और आप गए थे और वहाँ ये सुनने को भी मिला है कि जो मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भाजपा के जो नेता सब हैं उसको वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक नेता को छोड़ भाजपा की नीतियों से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही है बंगाल की जो जनता है, आम जनमानस है। और बहुत सारे जो है, हम मैगजीन में खबर दे ही रहे हैं, पूरे डिटेल में उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं अमित शाह का जो कार्यक्रम हुआ है, वो महत्वपूर्ण इस वजह से है कि देखिए ये कार्यक्रम हुआ कहाँ पे है। ये कार्यक्रम हुआ है इस्कॉन का जो भारत का मुख्यालय है, मायापुर, मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा वो मायापुर में इस्कॉन का मुख्यालय है। और चूंकि हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्व का एजेंडा है, शुभेंदु अधिकारी बड़े फेस हैं, लगातार वो मुद्दा उठाते रहते हैं। तो अमित शाह का इस्कॉन के मुख्यालय में पहुंचना, और एक चीज उसमें जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आ रही है, देखिए
जो जिला है वो नादिया जिला है, और वहां पर जो है आसपास के जो लोग हैं, मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वहां पर काफी संख्या में है। मतुआ समुदाय और नाम शूद्र समुदाय भी आसपास के जिलों में है, और वो हिंदुत्व से अपने आप को, मतलब हिंदू ही है और इस्कॉन से काफी कनेक्टेड होते हैं, तो उनका प्रभाव उस आसपास के क्षेत्र में काफी है। तो उसको भी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास अमित शाह के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 तारीख से, आगामी 1 मार्च से 1 से 10 तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। तो उसी का आगाज, यानी उसका माहौल बनाने कहीं ना कहीं अमित शाह वहां गए थे। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं पॉलिटिकल बात उन्होंने नहीं की, पूरा भक्ति भाव में पूरा डूबे थे, पूरा श्री कृष्ण भगवान और पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में वो बोलते रहे। लेकिन अमित शाह पहुंचे तो राजनीति और सियासत संदेश तो दे ही देते हैं हाँ। वहां से, और वो तो यही है कि परिवर्तन यात्रा का पूरा यही माहौल बना के आए। यही चीज तो हम कह रहे हैं कि इस बार भाजपा पिछली बार वाली गलती नहीं कर रही, चुनावी मुद्दा ही कुछ नहीं बना रही, प्रधानमंत्री विकास की बात करके चले गए। अमित शाह आए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वह भी मतुआ और शूद्र जो एक समाज है, नाम शूद्र नाम शूद्र, वह भाजपा के वोटर रहे। हाँ, भाजपा का वोटर है। और जब जब ये SIR हो रहा था तो उनका नाम कट रहा था भारी संख्या में, और ममता बनर्जी बड़ी खुश थी, अरे ये तो भाजपा का वोट कट रहा है। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग फिर जो है सक्रिय हुआ, और जो वैध थे उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, समझे। तो इसके बाद से ममता बनर्जी को लग रहा है कि हमारा जो है आधार तो काट दिए ये लोग और अपना जोड़ लिए। तो ममता बनर्जी भयभीत है, नतीजे क्या आएंगे वह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ममता बनर्जी भयभीत है, और यही भय उसको कमजोर कर देगा, समझे। और चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार इसलिए भाजपा देख रहे हैं फूक फूक कर कदम चल रही है, किसी भी छोटे नेता को वहां नहीं जाने दे रही, उलबुल कुछ बोल देंगे। लेकिन सर अभी भी हम बोलेंगे कि जो रणनीति पर भाजपा काम कर रही है ना, ग्राउंड जीरो तक भाजपा पहुंच नहीं है, तक ग्राउंड जीरो पर मजबूत स्थिति में नहीं है सर। वोटर्स हैं, ये मान रहे हैं वोटर्स, ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे भाजपा अभी तक कलकत्ता तक ही सिमट के या शहरी क्षेत्रों तक ही सिमट के रह गई। भाजपा की रणनीति बन तो रही है ठीक ठाक, और सर ने सही कहा कि पिछले बार से डरी हुई भाजपा है, फूक फूक कर कदम रख रही है। लेकिन बंगाल के जो लोग हैं, आम जनमानस जो है, आम मानुस बोला जाता है बंगाली भाषा में उनको कहे तो, उनका कहना है कि भाजपा एग्रेशन मोड में क्यों नहीं आ रही। देखिए इसमें हम आपको काटेंगे। हाँ, 2005 में जी से पहले जब यहाँ चुनाव होता था, जब लालू जी का राज था, तो लोगों को घरों में कहा जाता था बम फोड़ करके बूथ पर मत जाइए। हाँ, नहीं बात सही है। और जब 2005 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, और एक KJ राव जैसे अधिकारी यहाँ आए, तो पूरा जो है सीन बदल गया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि भय से हम मतदान नहीं करने देंगे, समझे। ममता बनर्जी की यही नीति है, उद्योग वहां नहीं है, सब चीज चौपट हो गया, रोजगार नहीं है सर, इंडस्ट्री नहीं है, जो है 1 करोड़ लोग पलायन कर गया है वहां से। पढ़े जब कुछ तुम दइए नहीं हो, वहाँ पढ़े लिखे युवा जो है सो राइडर नहीं कुछ दइए नहीं करने को मजबूर वहां की जनता को सिर्फ भय दिखाकर और मुफ्त का की रेवड़ियां बांटकर, जिसको कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां कहिए, जिसको बांटकर सत्ता में कितना दिन चलेगी। इसलिए हम ही नहीं कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इस बार ममता को सबक मिलेगी। तो देखिए सागर जी का कहना है इस मुद्दे पे कि जो भाजपा डरी हुई है पहले से और फूक फूक के कदम बढ़ा रही है, वही अजय सर का कहना है कि जो ममता बनर्जी इस बार डरी हुई है और वही डर उसको कमजोर करेगा, और मोदी और शाह की जो विभिन्न तरीके के कई के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जो बंगाल का दौरा हो रहा है उसका कितना असर होगा, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि न्यूज हाट की टीम फिर से बंगाल दौरे पे जाएगी और ग्राउंड जीरो से वहां की जो सच्चाई है वो आप तक लेके आएगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा आ जाते हैं रामेश्वर महतो पे। पिछले दिनों सदन में जो उन्होंने भाषण दिया, इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो रामेश्वर महतो और उपेंद्र कुशवाहा में अब पैचअप हो गया है। लेकिन आज जब पत्रकारों ने, खास करके सागर जी ने ही सवाल किया था, तो वो इस सवाल से टालते दिखे इस सवाल को, और उन्होंने कहा कि जो फिर से जो है सो हम इस विषय पर बोलेंगे, आज नहीं, सब कुछ आज ही। मतलब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? रामेश्वर
महतो जो है, जो आज हम बयान देखे है ना वीडियो में, हम्म, उससे लग रहा है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। अब वो करेंगे क्या? उनके जो साथी थे वो तो चले गए वापस, जो उनके बाकी साथी थे वो दोनों चले गए उपेंद्र कुशवाहा के साथ। तो इनके लिए क्या स्थिति बच गई? इनको भी देर सवेर जाना ही पड़ेगा। हाँ इन्होंने भैया। तो आज सवाल के जवाब में कहा कि ना हम नहीं जाएंगे, हम जो है रिजाइन कर देंगे। यह सवाल भी पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो कहा था कि हम रिजाइन कर देंगे, लेकिन आप सदन में जाकर जो है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कसीदा कसे हैं आप। तो बोला कि नहीं, सब होते रहता है, लेकिन हम इसका जवाब आपको देंगे। टाल मटोल की नीति उन्होंने अपनाकर जो है इस मुद्दे को वहीं पर जहां शांत करने की कोशिश की। अब यही लगता है कि पुनर्मुस्को भवा हो गया है परमेश्वर भक्तों। क्या पैचअप नहीं हो पाया क्या? देखिए, अब आज के बयान से तो पूरा अस्पष्ट, कुछ क्लियर बोल नहीं पाए। हालांकि हमसे बड़ा अच्छा उनका बातचीत होती है, लेकिन चूंकि भाई हम पत्रकार हैं, पहले सवाल जरूरी है ना, जो बिल्कुल। जेन्युइन सवाल है, जनता के जानने वाला सवाल है, वो तो पूछेंगे ही। तो सवाल हम पूछ दिए तो थोड़ा तो असहज जरूर दिखे थोड़ा, लेकिन फिर नेता है, पुराने नेता रहे हैं, खुद को नीतीश संभालना कुमार के जानते पार्टी हैं, में रहे हैं, कद्दावर छवि रही है जदयू में, हालांकि आ गए इधर उधर। तो ठीक है, अब देखिए उनका क्या आगे का कुछ तो प्लान जरूर, बैकअप प्लान तो कुछ तो रखे होंगे रामेश्वर महतो, ऐसा नहीं है, कुछ बैकअप प्लान जरूर होगा उनके पास। देखिए रामेश्वर महतो का क्या बैकअप प्लान है वो सागर जी जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि सागर जी ढूंढते रहते हैं। तो आप क्या निकाल के लाते हैं, जो भी आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल बात की हमने बंगाल चुनाव को लेकर, जो अमित शाह लगातार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर से बंगाल में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से या विभिन्न बहानों से कर लीजिए कि कैंप कर रही है, लेकिन टारगेट बंगाल का चुनाव है। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो बंगाल का किला फतेह कर पाएगी? ममता बनर्जी का जो बंगाल का किला है उसको फतेह करके वहां पे भाजपा का परचम लहरा पाएगी? यह भी देखने वाली बात होगी। और फर्जी डिग्री को लेकर जो अशोक चौधरी एक बार फिर से फंस गए हैं, यह मामला आगे क्या तूल पकड़ता है और इस पे आगे क्या कुछ होता है, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम हमारा, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई राय और कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अपना सुझाव भी कमेंट करके आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज हाट। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।